हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम एक न्यू स्टोरी जो कि शेयर करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक घर का सीन। उस घर के अंदर तीन लोग जो कि आपस में बहस किए जा रहे थे, जहाँ पे एक पर्सन जो कि चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा करते हुए कह रहा था, तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया और तुम हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। और ऐसे कहते हुए वो उससे बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा था। और दूसरा पर्सन जो कि उसे देखता है, फिर वो कहता है, एक बार मेरी बात सुन तो लो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो। और ऐसे कहते हुए वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो दूसरा पर्सन जो कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे कोई भी। और ऐसे कहते हुए वो दो लोग जो कि आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा किए जाते हैं, जहाँ पर वो तीसरा पर्सन जो कि बीच में आते कहता है, रुक जाओ, शांत हो जाओ तुम दोनों। और वो उन दोनों को शांत करवा देता है। और फिर वो उन दोनों को देखता है और फिर वो कहता है, तुम लोग क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम लोग बैठ के शांति से बात भी कर सकते हो ना। और ऐसे कहते हुए वो दूसरे वाले की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, वैन रोहन, एक बार के लिए उसके पास सुन तो लो। और ऐसे कहते हुए वो उसे समझाने की कोशिश करता है। और फिर वैन रोहन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, वी चांस से बकवास मत करो, सुनने सुनाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। इसने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसकी वजह से आज मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ खो दी है और तुम कहते हो कि मैं इसे माफ़ कर दूँ। माफ़ तो बहुत दूर की बात है, मैं इस ज़िंदगी भर इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और ऐसे कहते हुए उसने अपना फैसला जो कि साफ साफ सुना दिया था। और फिर वो उस दूसरे वाले की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, लैनकुरैन, मुझे तुमसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने तुमने क्या किया, तुमने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। और ऐसे कहते हुए वो उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया जा रहा था। और फिर लैनकुरैन जो कि वैन रोहन को देखता है और फिर वो कहता है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, एक बार के लिए मेरी बात सुन तो लो पूरी। और ऐसे कहते हुए वो उसे अपनी सफाई देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, बट वैन रोहन जो कि उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। और फिर लैनकुरैन जो कि कहता है, वैन रोहन, तुम इस वक्त जो कर रहे हो उस बात का अफसोस बाद में तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो जानते हो वो गलत है वैन रोहन। और ऐसे कहते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वैन रोहन जो कि कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। और ऐसे कहते हुए उसने अपना फेस जो कि टर्न कर लिया था। और फिर वी चांस जो कि उन दोनों को देखते हैं और फिर वो कहता है, वैन रोहन। तो फिर वैन रोहन जो कि वी चांस को बीच में टोकते हुए कहता है, बस बहुत हो गया वी चांस से, अच्छा होगा कि तुम हम दोनों की लड़ाई के बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों की आपस की बात है, और वैसे भी तुम मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि बेवजह हमारी दोस्ती खराब हो। तो इस बात में वी चांस जो कि वैन रोहन को देख रहे थे कि आखिर वैन रोहन कहना क्या चाहता है। और फिर वैन रोहन जो कि वी चांस को देखता है और फिर वो कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं इसके साथ अपनी दोस्ती और नहीं निभा सकता। मैंने इसे अपना दोस्त माना था, बट इसने इसने मेरे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी शायद अपने दुश्मन के साथ ना करता हो। और ऐसे कहते हुए उसने अपना फेस जो कि टर्न कर लिया था और उसकी आंखों में गुस्सा तो था, बट उसके साथ साथ कुछ और भी था। फिर वी चांस जो कि वैन रोहन और लैनकुरैन को देखते हैं और फिर वो कहते हैं, वैन रोहन। तो वैन रोहन जो कि कहता है, वी चांस से बस बहुत हो गया, अब मुझे इस बारे में ना तो कोई बात करनी है और ना ही कुछ सुनना है। और ऐसे कहते हुए उसने अपना फैसला जो कि पूरी तरह से सुना दिया था। और फिर लैनकुरैन जो कि एक बार वी चांस की तरफ देखते हैं और फिर वैन रोहन को देखते कहते हैं, वैन रोहन, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम्हें जो लगता है तुम वो मान के मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ना चाहते हो। तो इस बात पर वैन रोहन जो कहता है, हमारी दोस्ती तो उसी वक्त टूट गई थी जब तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था। और ऐसे कहते हुए उसने अपना फेस जो कि टर्न कर लिया था। और फिर लैनकुरैन जो कि दो कदम पीछे हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं, वैन रोहन, जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तो इस बात का तुम्हें अफसोस होगा। तो इस बात पे वैन रोहन जो कि कहता है, और उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और ऐसे कहते हुए वो एक नज़र वैन रोहन लैनकुरैन की तरफ देखते हैं और फिर अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। और उसके बाद लैनकुरैन जो कि वहाँ से बाहर की तरफ चले जाता है और वी चांस से जो कि एक नज़र वैन रोहन की तरफ और दूसरी नज़र लैनकुरैन को जाते हुए देखता है। और फिर वो सोचता है कि आखिर क्या हो गया, सब कुछ स्पॉइल हो गया। और ऐसा सोचते हुए वो बस उनको देख रहे थे और उनकी आंखों में नमी थी। और लैनकुरैन जो कि उस घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो अपनी कार के पास जैसे आते हैं तो अपनी कार के टायर पे किक करते हुए कहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ऐसे कहते हैं उनकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा नमी थी। और अंदर वैन रोहन जो कि इस वक्त वी चांस से अपना फेस जो कि टर्न करके खड़े थे, बट उनकी आंखों में भी नमी थी। यानी कि इस वक्त उन तीनों की आंखों में नमी है, क्योंकि ये जो हुआ शायद उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि ये चीज़ हो। हम यहाँ से सीन कट करके देखते हैं पूरे 6 साल बाद का सीन, जहाँ पे एक हॉस्पिटल में एक रूम के बाहर दो लोग जो कि खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि उस रूम के अंदर से कोई बाहर आए। और तभी उस रूम का डोर जो कि ओपन होता है और वहाँ से एक नर्स जो कि भागी भागी बाहर आती है और उसके हाथ में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था और वो उसे लेकर बाहर की तरफ भागते हुए जाती। और वो दो लोग जैसी चीज़ देखते तो वो शॉक्ड, पूरी तरह से शॉक्ड, क्या क्या चल क्या रहा है। और तभी एक दूसरे नर्स जो कि बाहर आते हैं और उस नर्स के पीछे जा ही रही थी कि इतने में वो दो पर्सन जो कि उन्हें उस नर्स को रोकते हैं। और फिर वो नर्स जो कि उनकी तरफ टर्न हो जाती है और फिर वो कहती है, मिस्टर कुरैन, मुझे लगता है कि आपका बच्चा ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए हम उसे लेके जा रहे हैं।
मुझे जाना होगा। और ऐसे कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और फिर लैनकुरन जो कि पूरी तरह से शॉक्ड, और फिर वो अपनी जगह से टर्न हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं वीचान से ये सब क्या हो रहा है। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे जहाँ पे वीचान से, जो कि अपने दोस्त को संभालते कहते हैं कुरन सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। और ऐसे कहते हुए अपने दोस्त को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे वो छोटा सा बेबी जो कि इस वक्त एक पालने में लेटा हुआ था, उसकी आंखें जो कि बंद थी, और उसके पास एक पर्सन जो कि खड़ा हुआ था। और फिर वो उस बच्चे को अपनी आर्म्स में कैरी करता है। और फिर उस बच्चे को देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि इसमें शायद तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम्हारे बाप ने जो किया उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से जा रहा था। और जब वो बाहर की तरफ जाता तो एक पर्सन जो कि उसे रोकता है। और फिर वो कहता मिस्टर वैन, क्या आप श्योर है कि आप इस बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं। तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि वैन रोहन जो कि उसे देखता है और फिर कहता हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे इस बच्चे को यहाँ से लेके जाना है। और ऐसे कहते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाता है। और फिर वो दूसरा पर्सन जो कि वैन रोहन को जाते हुए देखता है। और फिर उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्माइल आ जाती है। और फिर वो एक कॉल करता है। और फिर कॉल पे बात करते कहता है बॉस आप तो बिल्कुल सही थे, ये तो सच में आग का गोला है, थोड़ा सा तेल डालने की ज़रूरत है कि ये तो ज्वालामुखी की तरह फटने लगे। और ऐसे कहते हुए वो कॉल पे बात कर रहा था। और फिर वो कॉल को कट करता है और वैन को जाते हुए देखता है। और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्मेल थी। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे इस वक्त लैनकरन जो कि बाहर बैठे हुए थे और वीचान से जो कि अपने दोस्त को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वो वाली नर्स जो कि फिर से आती है। और फिर वो लैन कुरैन के सामने अपना सर झुकाती है। और फिर वो कहती है मिस्टर कुरैन। तो फिर लैन कुरैन जो कि अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। और फिर उस नर्स को देखते कहते क्या हुआ। तो इस बात पे वो नर्स जो कि अपना सर झुकाती है। और फिर वो कहते मिस्टर कुरैन हमें माफ़ कीजिएगा, बट हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, वो बहुत कमज़ोर था। और ऐसे कहते हुए उसने अपना सर जो कि झुका लिया था। और लैनकरन जैसे ही ये बात सुनते तो वो पूरी तरह से शॉक्ड, और फिर वो गिरने ही वाले थे कि उससे पहले वीचान से जो कि लैनकरन को संभाल लेते। और फिर वो कहते कुरैन संभालो अपने आप को। तो इस बात पे लैनकरन जो कि एक नज़र वीचान से को देखते और फिर वो उस नर्स को देखते कहते ये झूठ है ना, ये मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हुए वो इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहते थे कि उनका छोटा सा बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ है वो नहीं रहा इस बात पे यकीन करना, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। और फिर वो वीचांसी की तरफ देखते और फिर वो कहते सब बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। और ऐसे कहते वो बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। और वह नर्स जिसने अपने सर को झुका रखा था और फिर वो बस लैनकुरैन को देख रही थी। वेल वो इस बारे में सच में कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अब वो लोग भला क्या ही कर सकते हैं अगर उनका बच्चा नहीं बचा तो। और फिर वो नर्स जो कि वहाँ से चली जाती है और लैनकुरैन जो कि बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो चुके थे और वीचान से जो कि अपने दोस्त को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड वैन रोहन जो कि इस वक्त उस बच्चे को लेकर एक नदी के पास खड़ा हुआ था। और वो उस ब्रिज पे खड़ा हुआ था और वो उस बच्चे को देख रहा था। और वो बच्चा जो कि अब तक नींद से जाग चुका था और वो वैन रोहन को घूर घूर के देख रहा था। वेल वैसे तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, बट फिर भी वो वैन रोहन को घूर घूर के देख रहा था। और फिर वैन रोहन जो कि उसे देखता है और फिर वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ शायद बहुत गलत है, बट फिर भी तुम्हारे बाप ने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता और उसे चोट में पहुँचा नहीं सकता, इसलिए उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और ऐसे कहते हुए वो उस नदी की तरफ देखता है और फिर उस बच्चे को देखता है और फिर वो कहता है मुझे माफ़ करना। और ऐसे कहते हुए वो उस बच्चे को उस नदी की तरफ फेंक रहा था। और फिर यहाँ से हम सीन कट करके देखते हैं पूरे 20 साल बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सी कंपनी का सीन, जहाँ पे इस वक्त सब लोग जो कि अपना काम बहुत ही ज़्यादा शांति से आराम से कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं उसी कंपनी के एक कैबिन का सीन, जहाँ पे इस वक्त एक पर्सन जो कि अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है और वो काम कर रहा था कि थोड़ी देर में उसका कॉल जो कि रिंग होता है। और फिर वो एक नज़र अपने कॉल की तरफ डालता है और अपने लैपटॉप को साइड कर देता है और फिर कॉल को पिक करते हुए कहता है कैसे हो मेरे दोस्त, काफ़ी टाइम बाद तुमने मुझे याद किया। तो इस बात पर दूसरा पर्सन जो कि कहता है इतने बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल अभी तक घुटनों में ही है ना, कैसे बच्चे जैसी बातें करते रहते हो। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है ओ कम ऑन, अपने दोस्त के साथ ऐसे बात ना करूँ तो कैसे बात करूँ। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कहता है वी चांस है। तो फिर वो पर्सन यानी कि वी चांस है जो कि कहता है ओके फाइन, मुझे बताओ आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है क्या हम आज मिल सकते हैं। तो इस वजह से वीचान से जो कि थोड़ा सोचते हैं और फिर वो कहते हैं क्यों नहीं, मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं वो अपना कॉल जो कि कट कर देते हैं और फिर वीचान से जो कि अपने कॉल की तरफ देखते हैं और फ़ोन को वापस से रख देते हैं और अब लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे। और तभी उनके कैबिन पे जो कि नॉक होता है और फिर वो जैसे ही अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं तो एक पर्सन जो कि उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है बॉस आज तूफान आने वाला है। तो इस बात पे वीचान से जो कि एक बार अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं शुयांग। तो फिर शुयांग जो कि अपने बॉस को कहता है
ओके, सॉरी, सिर्फ आप उसने तूफ़ान कह सकते हैं, बट मैं आपको बताने आया था कि तूफ़ान आने वाला है थोड़ी देर में। तो इस बात पे विचार से जो कि थोड़ा सोचने लगता है और फिर वो कहते हैं तूफ़ान नहीं, अभी तो आंधी आने वाली है और मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया है। तो इस बात पे शियांग जो कि एक बार अपने बॉस को देखता है और फिर वो कहता है, बॉस, तूफ़ान से आपकी मीटिंग काफ़ी टाइम से फिक्स थी और 1 मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? आज तूफ़ान आने वाला है ना? तो इस बात पे विचार से जो कि कहता है, अरे नहीं, मेरी अभी-अभी आंधी से बात हुई है और आंधी आने वाली है। तो इस बात पे शियांग जी के अपने सर पे हाथ दे मारता है और फिर वो कहता है, बॉस, आप इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? तो इस बात पे विचार से जो कि थोड़ा सोचने लगते हैं और फिर उनके दिमाग में एक घंटे की तरह की बात बजती है कि अब वो एक बार फिर से आंधी और तूफान दोनों के बीच में फंस चुके हैं। और फिर वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और इधर उधर राउंड लगाते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये हर बार कैसे हो जाता है, कैसे मैं हर बार भूल जाता हूँ। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे और फिर शियांग जी के अपने बॉस की ऐसी हालत देखता है और फिर वो कहता, बॉस, आपकी गलती है, आपने आंधी को हाँ क्यों कहा? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि वो कल आ जाए या बाद का टाइम दे देते। अभी अभी दोनों के साथ आप एक साथ कैसे? तो इस बात पे विजान से जो कि गुस्से में घुरता कहता, बकवास मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं उन दोनों को एक साथ डील नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात पे सॉरी, शियांग जो कि कहता है, तो बॉस अब आप क्या करेंगे? तो विजान से जो कि अपने सर पे हाथ दे मारता है और फिर अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? और फिर शियांग जो कि थोड़ी देर तक सोचता है और फिर वो अपने दिमाग पे जोर डालते कहता है, बॉस। तो फिर विजान से जो कि शियांग की तरफ देखता है और कहते, क्या हुआ? तो फिर शियांग जो कहता है, बॉस, आप तकलीफ में हो, आप मुसीबत में हो, तो मुसीबत से आपको एक ही इंसान बचा सकता है। तो इस बात पे विजान से जो कि शियांग को देखने लगता है और फिर शियांग जो कहता है, मैं एक आइडिया दूँ? तो फिर विजान से जो कि कहता है, जब मैं मर जाऊँगा, जब आंधी तूफान के बीच में फंस के मैं मेरा अंतिम हो जाएगा, तब तुम आओगे क्या मुझे मदद करने के लिए, बेवकूफ़ इंसान? बताओ मुझे क्या आइडिया है? तो फिर शियांग जो कि एक पप्पी फेस बनाता है और फिर कहता, बॉस, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो इस बात पे विजान से जो कि अपने गर्म दिमाग को थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर वो कहते हैं, शियांग, मुझे बताओ क्या आइडिया है? तो फिर शियांग जो कहता है, बॉस, एक काम करो ना, आप अपने बेटे को क्यों नहीं बुलाते हो? तो इस बात पे विजान से जो कि एक बार शियांग की तरफ घूर के दिखता है और फिर वो कहते हैं, बिल्कुल सही आइडिया है। तो फिर शियांग जिसे तो लगा था कि पक्का उसका बॉस उसे उठा के बाहर फेंकने वाला है, बट ये क्या हो गया? और फिर विजान से जो कि कहते हैं, हाँ सही कहा, मुझे अपने उस नालायक बेटे को बुलाना पड़ेगा। तो इस बात पर शियांग जो कहता है, बॉस, वो मेरा दोस्त है। तो फिर विजान से जो कि उसे घूर के देखते कहते, बकवास मत करो। और ऐसे कहते हैं वो अपना कॉल उठाते हैं और फिर वो किसी को कॉल करते हैं और फिर हम देखते हैं एक दूसरी साइड, जहाँ पे एक पर्सन जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जहाँ पर उसने एक वाइट कलर की टी शर्ट और एक वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी और इस वक्त वो पेंटिंग बोर्ड के सामने बैठा हुआ था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेट बस उस पेंटिंग को फुलफिल करने में है। और फिर वो अपना पेंट ब्रश उठाता है, पेंट में डुबाता है और उसके बाद वो उस पेंटिंग बोर्ड पे उस पेंटिंग को पेंट कर रहा था। और तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है और जैसे ही वो कॉल रिंग होता है तो उसका ध्यान जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी पेंटिंग जो कि थोड़ी सी ख़राब हो ही चुकी थी। और फिर उसे गुस्सा आ जाता है, फिर ना वो अपना पेंटिंग ब्रश जो कि साइड में रख देता है और फिर वो जैसे कॉल की तरफ देखता है ना, तो फिर उसका गुस्सा जो कि अभी तक 7वें आसमान पे था, वो बिल्कुल 0 आसमान से नीचे गिरता है। और फिर वो कॉल को पिक करते कहते, क्या हुआ डैड? तो फिर वहाँ से उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, विवजान, कहाँ मर रहे हो तुम? तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि विवजान जो कि अपने फ़ोन को थोड़ा सा दूर करता है और फिर इंतज़ार करने लगता है कि कब कब उसके डैड उस पर चिल्लाना बंद करेंगे। और फिर कुछ 5 मिनट तक चिल्लाने के बाद विवजान से जो कि शांत हो जाता है और फिर विवजान को जैसे ही अंदाज़ा होता है कि शायद उसके डैड अब चिल्ला नहीं रहे, तो फिर वो अपने कॉल को दोबारा अपने पास करता है और फिर कहता है, क्या हुआ डैड? तो फिर उसके डैड जो कि कहता है, कहाँ मर रहे हो तुम? तो फिर विवजान जो कहता है, मैं पेंटिंग कर रहा था जो आपने ख़राब करवा दी। तो इस बात पे विवजान से जो कहता है, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी सारी की सारी पेंटिंग्स को ना मैं आग लगा दूंगा अगर अभी के अभी 5 मिनट में तुम मेरे ऑफिस में नहीं आए तो इस बात पे विवजान जो कि अपने डैड के कॉल की तरफ देखता है और फिर एक बार अपनी पेंटिंग की तरफ देखता है जो कि ख़राब हो चुकी है और फिर वो कहता है, मैं नहीं आ रहा। और ऐसे कहते हैं वो कॉल को कट करने वाले थे, बट उससे पहले ही विचांद से जो कहते हैं, मुझसे ज़्यादा बहस मत करो, ऐसा ना हो कि मैं पेंटिंग के साथ साथ तुम्हारी पूरा का पूरा शोरूम जला दूँ। तो इस बात पे विजान जो कि थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो कहता है, डैडा आप बहुत बुरे हो। और ऐसे कहते हैं वो अपना कॉल जो कि कट कर देते हैं और विजान से जो कहते हैं, विजान मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी दिन। और ऐसे कहते हैं वो उससे झगड़ा कर रहे थे, बट विजान ने तो अपना कॉल कट कर दिया था और लास्ट वाली बात शायद विजान ने सुनी भी नहीं थी। और फिर देखते हैं कुछ 15 मिनट बाद का सीन, जहाँ पे इस वक्त विवजान जो कि
पूरी तरह से एक ब्लैक सूट में तैयार था और उसके बाद वो अपनी कार को पिक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद इस वक्त विवजन जो कि अपने डैड की कंपनी यानी कि वी कंपनी के बाहर खड़ा होता है और फिर वो जल्दी से अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो अपने डैड के कैबिन की तरफ जाता है ना, तो उसके ऊपर एक फाइल आके लगती है और फिर वो साइड हो जाता है। और फिर वो कहता है क्या हुआ डैड? तो फिर उसके डैड जो कि कहता है मैंने तुम्हें 5 मिनट कहा था और तुम पूरे 15 मिनट बाद आ रहे हो विवजन। तो फिर विवजन जो कि कहता है कम ऑन डैड, अब मैं ऐसे ही थोड़े ना आ सकता था जैसे मैं घर पे था। तो इस बात पे उसके डैड जो कि कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता विवजन। और ऐसे कहते हैं वो एक फाइल को उसकी तरफ आगे करते हैं और फिर वो कहते हैं अभी इसी वक्त तुम तूफान से मिलने जा रहे हो। तो इस बात में विवजन जो कि एक बार फाइल को देखते हैं और फिर अपने डैड को देखते हुए कहते हैं डैड आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपको मेरी याद से तभी आती है ना जब आप आंधी और तूफान के बीच में फंस जाते हो, आपने फिर से वही गड़बड़ की ना। तो इस बात में विवजन जो कि गुस्से में घुटते हैं फिर कहते हैं तुमसे किसी ने सवाल जवाब करने को कहा है क्या? तुम्हें जितना करना उतना करो और मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। और ऐसे कहते हैं वो उसे धक्के मार के अपने कैबिन से जो कि बाहर निकाल देते हैं। और फिर विवजन जो कि एक बार अपने डैड के कैबिन की तरफ देखता है और फिर वो बस मन में ही गुस्सा कर सकता था, अगर सामने से उसने कुछ भी कहा ना तो उसकी सारी की सारी पेंटिंग्स को उसके डैड जो कि आग लगा देंगे। और ये बात विवजन बहुत अच्छे से जानता है। और फिर विवजन जो कि वहाँ से चला जाता है एक दूसरे कैबिन की तरफ। और फिर विवजन जैसे ही कैबिन के अंदर एंटर करता है तो फिर वो देखता है कि एक पर्सन जो कि पहले से वहाँ पे बैठा हुआ है। और फिर वो मन में सोचता है विवजन तुझे इस तूफान में बिल्कुल भी नहीं उड़ना है। और ऐसे सोचते हुए विवजन जो कि वहाँ पर चला जाता है और फिर वो कहता है अंकल वैन कैसे हैं आप? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि उसे देखता है और फिर कहता है विंग तुम कैसे यहाँ आ गए? तुम्हारा बाप आने वाला था ना। तो फिर विवजन जो कि मन में सोचता है मेरा बाप तो आंधी के पास गया है। और ऐसे सोचते हुए फिर वो सामने से कहता है अंकल वैन आप तो जानते हैं ना मेरे डैड कितने ज़्यादा भुलक्कड़ हैं, वो कोई भी काम कहते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो कि उसने एक बार फिर से वही गड़बड़ की जो वो हमेशा करता है। तो इस बात पे विवजन जी कि उन्हें देखता है और फिर कहता है अंकल वैन आप मेरे डैड को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि वैन रोहन जो कि विंग को देखता है और फिर वो कहता है उसने फिर से एक बार आंधी को बुला लिया ना बिना सोचे समझे, वो भूल गया था ना। तो इस वक्त विवजन जो कि बस अपने सर को खुजलाता है और फिर वो कहता है अंकल वो मैं। और ऐसे कहकर वो एक ऑकवर्ड सी स्माइल करते हैं कि उसके अंकल को तो पहले से ही पता है कि उसके डैड ने क्या गलती की है। और फिर वैन रोहन जो कि एक नज़र विवजन को देखते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारे बाप का कुछ भी नहीं आ सकता। और ऐसे कहते हुए वो उसे देखते हैं और फिर कहते हैं तो बताओ क्या कहा तुम्हारे डैड ने? तो फिर विवजन जो कि उस फाइल को आगे करता है और फिर उसे खोलते कहते हैं डैड ने इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आपसे बात करने को कहा है। और ऐसे कहते हुए उस फाइल को शो कर रहा था और देखते हैं दूसरी साइड इस वक्त विचान से जो कि अपने कैबिन पे बैठे हुए थे और तभी उनके कैबिन पे जो कि नॉक होता है और फिर स्वयं जी की कहते हैं बॉस आंधी आ चुकी है। तो फिर विचान से जो कि बस एक बार गहरी सांस लेते हैं और फिर शंकर कहते हैं बाहर जाओ और इसे अंदर भेज दो। और ऐसे कहते हुए वो अपनी चेयर पे बिल्कुल ठीक होकर बैठ चुके थे और फिर शंकर जी की हामी नोट करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर 2 सेकंड बाद उस कैबिन का डोर जो कि फिर से ओपन होता है और फिर विचान से जो कि सामने की तरफ देखता है और फिर वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कुरान आखिरकार तुम आ ही गए। तो इस वक्त पे लैन कुरान जो कि एक बार विचान की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया। तो फिर वी चांस जो कि मन में सोचते हैं हाँ भाई अगर मैं तुझे वहाँ नहीं रोकता ना तो पक्का आंधी और तूफान मिलते और फिर बाढ़ आनी तो पक्की थी। और ऐसे सोचते हुए वी चांस जो कि सामने से कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तेरा इंतजार कर रहा था, तू लेट हो गया तो मुझे दोष मत दे। और ऐसे कहते हुए वी चांस ने बात टाल दी थी और फिर लैनकुरन और वी चांस जो कि आमने सामने बैठे होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जिस आंधी की बात इस वक्त विचान से कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि हैं लैनकुरन, और जिस तूफान की बात वो कर रहे थे वो हैं वैन रोहन। वेल विचान से लैन कुरन और वैन रोहन तीनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं चाइना के। और वैन रोहन वो चाइना का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है और विचान से जो कि सेकंड नंबर पे आते हैं और लैन कुरन वो थर्ड नंबर पे आते हैं। और विचान से जो कि लैन कुरन का एक बहुत अच्छा दोस्त है बट वो वैन रोहन का भी बहुत अच्छा दोस्त है, बट वो वैन रोहन और लैन कुरन को कभी भी नहीं मिलने देता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर इन दोनों का सामना हुआ ना तो इस बाढ़ में तो वी चांस को ही बहना पड़ेगा, इसलिए वो अक्सर इन दोनों को मिलने नहीं दिया करते। बट जो वी चांस है वो हमेशा हमेशा ऐसे होता है कि जब भी उसे तूफान से मिलना होता है तो वो गलती से आंधी को हाँ कह ही देता है, और जब आंधी से मिलना होता है तो तूफान को हाँ कह देता है। यानी कि ऐसी गड़बड़ होती रहती है कि वो दोनों एक साथ यहाँ आ जाए और फिर वी चांस को अपने नालायक बेटे यानी कि विवजन की मदद लेनी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं विवजन की साइड, विवजन और वैन रोहन जो कि इस वक्त उस फाइल को लेकर कुछ बातें कर रहे थे कि तभी वैन रोहन जिसका कॉल जो कि रिंग होता है और फिर वो एक बार अपने कॉल की तरफ देखते हैं और फिर विवजन को कहता है इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कहते हुए वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। और फिर वैन रोहन जो कि अपने कॉल पिक करता है और 2 सेकंड बाद ही उसके चेहरे पे एक बहुत ही डर वाले एक्सप्रेशन थे, जैसे
हमें किसी चीज़ की घबराहट होती ना, बिल्कुल वैसे एक्सप्रेशन आ चुके थे। बट विवजान ने एक्सप्रेशन जो कि नोटिस नहीं किए थे, क्योंकि वैनरहान ने अपना फेस टर्न किया हुआ था और फिर वो कॉल को कट करता है और फिर एक स्टिफ फेस लेके विवजान की तरफ देखता है और फिर वो कहता है ये मीटिंग नहीं हो सकती, मैं वेंचो को भेज रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। विवजान जो कि कुछ कहता है उससे पहले वैनरहान जो कि वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर वैनरहान जो कि जल्दी से वीचांस के ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी कार को लेकर वहाँ से चल जाता है। और विवजान जो कि पूरी तरह कंफ्यूज कि आखिर ये हुआ क्या। और दूसरी साइड लैनकोरन और विचांस जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे, कहते भाई उन दोनों का कॉल जो कि एक साथ रिंग होता है और फिर वो दोनों जो कि एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कहते हैं दोनों अपना फेस जो कि टर्न कर लेते हैं और फिर विचांस जैसे ही अपना कॉल पिक करते हैं तो उन्हें सामने से बहुत ज़्यादा रोने की वॉइस सुनाई दे रही थी। और जैसे वो वॉइस सुनते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं और फिर वो अपना कॉल कट करते हैं और फिर वो लैनकोरन की तरफ देखते हैं और लैनकोरन जो कि अपना कॉल पिक करते हैं तो उन्हें सामने से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की वॉइस सुनाई देती और फिर वो भी अपना कॉल कट करता है। दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है ये मीटिंग नहीं हो सकती, मैं शिचान को भेज रहा हूँ। और फिर वीचान जो कहते हैं उसे वूजान के पास भेज देना। और ऐसे कहते हैं वो दोनों जो कि उस ऑफिस से बाहर की तरफ भाग जाते हैं और फिर वो जल्दी से अपनी कार को लेते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन, जहाँ पे इस वक्त वी चांसे के कैबिन में विवजान, लैंग शिचैन और वेंचो जो कि आमने सामने बैठे हुए थे वो आपस में बातें कर रहे थे। जो वेंचो वन त्योहान का सबसे बड़ा बेटा है और जो लैंग शिचैन है वो लैंग कुरैन के सबसे बड़े बेटे हैं। और वो तीनों जो कि इस वक्त आपस में बैठकर अपनी मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। और फिर विवजान जो कि कहता है सो वैसे तुम दोनों के डैड अचानक से क्यों चले गए, क्या कोई ज़रूरी काम था। तो इस बात पर वो दोनों जो कि विवजान को देखते हैं और फिर कहते हैं वेल हमें नहीं पता उन्हें क्या काम था, अगर पता होता तो ऑफकोर्स हम पूछ लेते, बट उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया चुपचाप यहाँ आओ मीटिंग करो, और इसके आगे उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। तो इस बात पे विवजान जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वो सोचते हैं कि उसके डैड ने भी उसे कुछ ऐसा ही कहा था कि चुपचाप जाके अपना काम करो और ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर विवजान जो कि उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो कहता है लगता है मेरे डैड्स का कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इस बात पे वो दोनों जो कि एक साथ विवजान को देखते हैं और फिर वो कहते हैं सही कहा, हमारे डैड्स का ना सच में कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में बातें भी कर रहे थे क्योंकि वो लोग दोस्त हैं, वेल लेंशन और वेंचाओ। माना कि उनके डैड भले एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, शक्ल भी नहीं देखी है, उन्हें पता है कि वो लोग आपस में बात नहीं करते, बट उन्होंने कभी अपने बच्चों से ये बात नहीं कही है कि वो उससे मिले उसे ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लोग भी दोस्तों की तरह मान सकते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे इस वक्त लैनकोरन जो कि अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे और फिर वो ड्राइव करते करते अपने घर पे आ जाते हैं और जल्दी से कार को पार्क करके जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तो उन्हें चीखने की वॉइस सुनाई देती है। और फिर वो भाग के जैसे अंदर जाते हैं ना तो वो अपने सामने देखते हैं जहाँ पर एक ओमेगा जो कि अभी कुछ 18 या 19 साल का ही है, वो कोच पे बैठा हुआ है, उसके हाथ पे चोट लगी हुई है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बस अपने डैड को बुला रहा है। और फिर लैनकोरन जो कि भाग के वहाँ पे जाते हैं और फिर वो कहते क्या हुआ तुम्हें, और ऐसे कहते हुए वो उसके हाथ को चेक कर रहे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मतलब कुछ खास नहीं थी बट खून तो बह रहा था। और फिर वो ओमेगा जो कि जैसे ही लैनकोरन को देखते हैं तो वो कहते डैड देखो ना मम्मा क्या कर रहे हैं, और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ को शो कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम जो कि उसके हाथ पे दवाई लगाने की कोशिश कर रही थी, बट वो ओमेगा जो कि चीख चीख के बस अपने डैड को ही बुला रहा था। और फिर लैनकोरन की वाइफ जो कि एक बार अपने हस्बैंड को देखते हैं और फिर एक बार अपने बेटे को देखते हैं और फिर वो कहती है कुरन तुम्हारे बेटे का ना कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे दवाई लगाने की कोशिश कर रही हूँ और ये है कि कब से डैड 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 चिल्लाए जा रहा है, माँ कुछ है कि नहीं। और ऐसे कहते हुए वो नाराज़ हो चुकी थी। और फिर लैनकोरन जो कि एक बार अपनी वाइफ को देखता है और फिर कहता देखो तुम मेरे बेटे को बेवजह दर्द क्यों दे रही हो, और ऐसे कहते हुए वो उनसे दवाई का बॉक्स छीन लेता है और फिर कहता तुम दूर रहो, मैं करूँगा मेरे बेटे को बैंडेज। और ऐसे कहते हुए वो लैनी को वहाँ से साइड कर देता है और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर अपने बेटे का हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और फिर देखते कहते हैं ओ माय गॉड मेरे छोटे से बच्चे को इतनी चोट लगी कैसे लैनी। और ऐसे कहते हुए वो अपनी वाइफ पे गुस्सा कर रहे थे कि उसके बेटे को चोट लगी कैसे। और फिर लैनी जो कि कहते वाह ये सही है, छोटी सी चोट लगी है उसे। तो इस बात पे लैनकोरन जी की अपनी वाइफ को देखते हैं और कहते हैं इतना खून बह चुका और तुम्हें लगता है कि छोटी चोट लगी है। और ऐसे कहते हुए वो लैनी को देखता है और फिर उन्हें इग्नोर करते कहते हैं जीशु तुम ठीक तो हो ना। तो इस बात पे उनका ओमेगा चाइल्ड यानी कि लैंजीशु जो कि एक बार अपने डैडा को देखता है और फिर कहता डैडा नहीं देखो मुझे कितनी ज़्यादा लगी, कितने ज़्यादा खून बह रहे मेरे हाथ से। और ऐसे कहते हुए अपने हाथ को शो कर रहा था और अपने डैड से कह रहा था कि वो उसके हाथ पे बैंडेज करे क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे बैंडेज की तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता। और फिर लैनकोरन जो कि एक बार अपने बेटे को देखता है और फिर कहता ठीक है तुम्हारी मम्मी नहीं करेगी मैं ही करूँगा। और ऐसे कहते हुए वो बड़े आराम से अपने बेटे के हाथ पे जो कि बैंडेज कर रहा था और अब जो कि उसका बेटा यानी कि जीशु जो कि बड़ी शांति से बैंडेज करवा रहा था और उसकी मॉम जो कि एक बार अपने हस्बैंड को और एक बार अपने बेटे को देखते
देखते हैं और फिर ना उन्हें गुस्से में घुरती है कि ये क्या बात है, जब माँ लगा रही थी तब आ ऊ ई, और अब जब उसका बाप लगा रहा है तो कुछ नहीं, शांति से लगवा रहा है, ये कौन सी बात हुई। और ऐसे सोचते हुए लैनी को तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था उस पर। और फिर जीशू की थोड़ी देर बाद कहते हैं डाडा अब ठीक है, मॉम मुझे जानबूझ के ऐसे ऐसे कर रही थी, और ऐसे कहते हुए अपने हाथ को शो कर रहा था। और फिर उसके डैड जो कि एक बार लैनी को देखते हैं और फिर कहते हैं तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरे बेटे को जानबूझ के तकलीफ देते हो। तो इस बात पे लैनी जो कि कहती है बकवास मत करो वरना तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो इस बात पे जीशू जो कि एक बार अपने डैड को पपी फेस करके देखते हैं और फिर लैन कुरन जी की अपनी वाइफ को देखते हैं और कहता है ऐसा मत करो, तुम अपने बड़े बेटे को उठा के फेंक देना। हाँ, और ऐसे कहते हुए अपने छोटे बेटे की तरफ देखते हैं। तो जीशू जो कि अपने डाडा को देखता है और फिर कहता है डाडा अब आप दोबारा तो ऑफिस नहीं जाओगे ना। तो इस बात पे लैनकुरन जो कि एक बार अपने बेटे को देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो मैं अकेला छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और ऐसे कहते हुए लैनकुरन ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक उसके बेटे का हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, मतलब अपने ऑफिस में नहीं जाएगा। फिर लैनी जो कि कहती है बट आज तो आपको विचार से ज़रूरी बात करनी थी ना। तो इस बात पे लैनकुरन जो कि एक बार अपनी वाइफ को देखते हैं और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे बेटे से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी नहीं है। और ऐसे कहते हुए अपने छोटे से बेटे को देख रहे थे। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि लैनकुरन जिसकी फैमिली में 4 लोग हैं, एक लैनकुरन, एक उसकी वाइफ लैनी, एक उसका बड़ा बेटा लैंशन जो कि एक अल्फा है, और एक उसका सबसे छोटा बेटा यानी कि लैंस जीशू जो कि एक ओमेगा है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड यानी कि वीचांसे की साइड, वीचांसे जो कि इस वक्त अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे और वो जैसे अपने घर के अंदर एंटर करते हैं ना तो वो अपने सामने अपने बेटे को रोता हुआ देख रहे थे। और फिर वो भाग के उसके पास जाते हैं और फिर कहते हैं जंग जंग क्या हुआ। तो फिर उनका सबसे छोटा बेटा यानी कि जंग जंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी वाइफ जो कि उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। और फिर वीचांसे जो कि अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं कान से क्या हुआ जंग जंग को। और फिर कान से सरन जो कि अपने हस्बैंड को देखते हैं और फिर वो कहती है वो बेवजह रो रहा है। तो इस बात पर जंग जंग जो कि और ज़्यादा रोने लगता है। और फिर वीचांसे जो कि उसे देखते हैं और कहते हैं जंग जंग क्या हुआ तुम्हें। और ऐसे कहते हुए अपने बेटे से पूछ रहे थे क्या कह रहे उसे हुआ क्या है कि वो क्यों रो रहा है। और जंग जंग जो कि कहते हैं डैड आज तो पक्का मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूँ डैड। और ऐसे कहते हुए वो रो रहा था। और फिर वीचांसे जो कि एक बार अपनी वाइफ की तरफ देखते कहते हुआ क्या है। तो फिर कांसरन जो कि एक बार जंगचंग की तरफ देखते हैं और फिर अपने हस्बैंड को कहती है वो क्या है ना जंगचंग से विंग की एक पेंटिंग खराब हो गई तो इसलिए ये रो रहा है कि अब विंग इसे छोड़ेगा नहीं। तो इस बात पे विचान से जो कि गुस्से में अपनी वाइफ को देखते हैं और फिर अपनी वाइफ से फेस टर्न करके जंगचंग को देखते हैं और फिर उसके पास बैठ जाते हैं और फिर वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि विंग तुम्हें कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे कैसे तुम्हें कुछ भी कर सकता है, उसकी टांगे वांगे तोड़ दूंगा मैं, उसके सारे पेंटिंग उसको आग लगा दूंगा अगर उसने तुमसे कुछ भी कहा। तो इस बात पे जंग चंग की रोते हुए कहते हैं डैडा कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी थी और मेरी वजह से वो खराब हो गई, वो मुझे बहुत मारेंगे। तो इस बात पे विजान से जो कि कहते हैं वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे रहते। और ऐसे कहते हुए अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर जंग चिंग जी रोते हुए कहते हैं अब मैं क्या करूँगा गगा, मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे कहते हुए वो रो रहा था। और फिर वीचान से जो कहते हैं जंग चंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता तुमसे। और ऐसे कहते हुए अपने बेटे को अच्छी तरह से समझाते थे कि उनका बड़ा बेटा उनके छोटे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता जब तक ये बाप अपने ओमेगा सन की साइड पे हैगा। और ऐसे कहते हुए उन्होंने जियांग चंग को पूरा यकीन दिला दिया था कि उनके रहते हुए जियांग चंग को विवजान कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर जियांग चंग जी के रहते हुए कहते हैं बट अगर गगे को पता चल गया तो इस बात पे विचान से जो कहता है उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर जियांग चंग जी अपने फादर की तरफ देख रहा था और उसके डैड जो कहता है उसे कुछ पता नहीं चलेगा और वैसे भी उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो इस बात पे जंग जंग जी की रोते हुए कहता है सच्ची डैडा। तो फिर उसके डैडा जो कहते हैं हाँ माय लिटिल बेबी कुछ नहीं होगा तुम्हें, और अगर उसने तुम्हें डांटा ना तो मैं उसे अच्छी तरह से बता दूंगा कि मेरे बेटे वी चांसे के बेटे को डांटने का क्या अंजाम हो सकता है। और ऐसे कहते हुए उसने जंग जंग को पूरा का पूरा यकीन दिला दिया था कि उनके रहते हुए विवजन जियांग चंग को कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जियांग चंग जो कि अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करता है वो कहता है सच्ची डैडा। तो फिर उसके डैडा जी के हम भी नोट करते हैं। और फिर जियांग चंग जो कि कहता है बट उनकी पेंटिंग का क्या। तो फिर वी चांस जो कहता है कोई बात नहीं, वो दोबारा बनाने का, वैसे भी वो एक पेंटर है और पेंटर को तो पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना जियांग चंग। तो इस बात पे जियांग चंग जो कि अपने डैड को देखता है और फिर उसके डैड जो कि उसके फेस को देखता है और फिर वो कहता है जियांग चंग तुमने अपने फेस का क्या हाल कर लिया, कितना ज़्यादा लाल लाल हो चुका है, जाओ जल्दी से मुँह धो के आओ। तो इस बात पर जियांग चंग जो कि अपने डैडा को देखता है कि क्या उसका फेस सच में इतना खराब लग रहा है। और फिर उसके डैड जो कि कहता है हाँ तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। और फिर जियांग चंग जो कि भाग के अपने रूम की तरफ जाता है और वी चांस जो कि अपने बेटे को जाते हुए देखते हैं। और फिर वो कहते हैं उनका बेटा सीरियसली एक आंसू में अपने डैड को मीटिंग से उठा के यहाँ लेके आ सकता है, हाँ कुछ नहीं हो सकता उसके बेटे का। और फिर कांसी के अपने हस्बैंड को देखते हैं और फिर वो कहते हैं तुम्हें तो आंधी से मिलना था ना। तो इस बात पे
वी चांस है जो कि कहते हैं कम ऑन, कोई भी आंधी मेरे बेटे से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती जो उसके बाप को उस तक आने से रोक सके। तो इस बात पे कांस्टेंट जो कि बस अपना सा नामोनिशान करते कि क्या इस बाप का कुछ हो सकता है जो अपने छोटे बेटे की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने बड़े बेटे को तो हमेशा धो के सुखाने को तैयार ही रहते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे वैन रोहान जो कि अपने घर के अंदर एंटर करता है और फिर वो देखते हैं कि सारे सर्वेंट्स जो कि लिविंग हॉल में खड़े हुए हैं और फिर वो एक नज़र उनकी तरफ डालता है और फिर जल्दी से जैसे किचन की तरफ भाग के जा ही रहता ना कि तभी किचन के अंदर से एक काला धुआं जो कि हर जगह फैल जाता है और फिर वैन रोहान जो कि अपनी जगह पर रुक जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए वो इतनी जल्दी भाग के आए थे ना, लगता नहीं कि वो किसी काम की हुई, क्योंकि वो तो हो ही गया जो नहीं होना चाहिए था। और फिर वो सोच रहे थे कि भाई अब वही होने वाला जो हमेशा होता है। और फिर 2 सेकंड बाद ही वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जहाँ पे एक पर्सन जो कि डैड डैड कह के चिल्लाया जाता है और फिर वैन रोहान जो कि भाग के जैसे अंदर जाते हैं ना, तो फिर वो देखते हैं सामने एक पर्सन को जो कि पूरा का पूरा वाइट कलर का भूत बना हुआ है, क्योंकि सारा का सारा आटा जो कि उसके ऊपर गिर चुका है और आटे वाला डब्बा भी उसके सर के ऊपर गिरा हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला के अपने डैड को बुला रहा है। और फिर वैन रोहान जो कि उसके पास चले जाते हैं और फिर उस आटे के डब्बे को उसके सर पे से साइड करते हैं और फिर अपने बेटे को देखते हैं जो कि पूरा इस वक्त वाइट कलर का भूत लग रहा है। और फिर उसका बेटा जो कि अपने सामने अपने डैड को देखता है और फिर वो कहता है डैड आ, और ऐसे कहते हुए वो अपने डैड को गले लगाता है और उसके डैड का सूट यानी कि वैन रोहान का ब्लैक कलर का सूट बिल्कुल वाइट हो ही चुका था। और सारे सर्वेंट्स जो कि बाहर से ये चीज़ को देख रहे थे ना, तो उन्हें तो पता था, अब तो उन्हें इन बात की आदत हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रोज़ ये होता है, रोज़ वैन रोहान का एक सूट तो ख़राब पक्का हो ही जाता है। और फिर वैन रोहान जो कि अपने बेटे को देखते हैं और फिर कहते हैं तुम क्या कर रहे थे। तो इस बात पे उनको वो छोटा सा बेटा जो कि कहते हैं डैडा मैं केक बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इस बात पे वैन रोहान जो कि अपने बेटे को देखते हैं और फिर कहते हैं ओ माय गॉड, तुम्हें इससे केक बनाने को कहा किसने था वांग जी, तुम्हें मेरी मदद ले लेनी चाहिए थी ना। तो इस बात पे उनका सबसे छोटा बेटा यानी कि वांग जी जो कि अपने डैडा को देखते हैं और फिर एक पपी फेस बनाते कहते बट मैं खुद बनाना चाहता था। और ऐसे कहते हैं उसने एक बहुत ही मासूम सा फेस बनाया हुआ था और उसके डैड जो कि उसे देख रहे थे कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बिल्कुल वाइट कलर का क्यूट सा रैबिट लग रहा है। और फिर वांग जी जो कि अपने डैड को देखते हैं और फिर वो कहते हैं मुझे ऐसे मत देखो। तो उस बात पर उसके डैड जो कि कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है तुम इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट से रैबिट लग रहे हो। तो इस बात पे वांग जी के मुंह फुलाते हैं और फिर वो कहता है डैड अब मेरा केक यहाँ पे ख़राब हो गया और आप मुझे रैबिट कह रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। और ऐसे कहते हैं वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेते हैं और फिर उसके डैड जी की एक बार अपने बेटे की नौटंकी देखते हैं और फिर वो कहते हैं वांग जी। तो वांग जी के मुंह फेर लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर उसके डैडी यानी कि वैन रोहान जो कि वांग जी को देखते हैं और फिर कहते हैं वांग जी मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, वैसे तुम केक बना कैसे ले रहे थे। तो इस बात पे वांग जी की शांत हो जाता है और तभी पीछे से उसके भाई जो कि अंदर आते हैं और फिर वो एक बार किचन की तरफ देखते हैं जहाँ से अभी भी धुआं आ रहा था। और फिर वो लोग जैसे किचन के अंदर एंटर करते हैं तो अपने सामने एक वाइट कलर के भूत को देखते हैं और जैसे ही वो लोग ये देखते हैं ना वो जोर से चिल्ला पड़ते हैं। और जैसे ही वो लोग चिल्लाते हैं ना तो वांग जी और वैन रोहान जो कि उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों जो कि एक साथ कहते हैं ये हमारे घर में व्हाइट कलर का भालू कैसे घुसा है। और जैसे ही वो लोग ये बात कहते हैं तो वांग जी का फेस जो कि गुब्बारे से भी ज़्यादा फूल चुका था और वो घूर घूर के अपने भाइयों को देख रहा था। और फिर वैन रोहान जैसे ही ये बात सुनता है तो वो अपने दोनों बेटे को घूर घूर के देखता है और फिर कहता शट अप। तो फिर वो दोनों जी कहते हैं डैड हमने गलत के कहा, देखो ना इस वक्त वांग जी लग नहीं रहा एक वाइट कलर का भालू। तो इस वक्त वांग जी के अपना मुंह फुलाते हैं और फिर कहता डैडा देखा कभी मेरा मजाक उड़ाया, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। और ऐसे कहते हैं वो रोने लगा था और फिर वो किचन से बाहर आ जाता है और फिर जाके काउच पे बैठ जाता है और फिर उसके दोनों भाई जी के बाहर आते हैं और फिर वो कहते हैं वांग जी तो रूठ क्यों रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे ना। तो इस बात में वांग जी के अपने भाइयों को देखते हैं और अपना फेस टर्न कर लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपने मुझे भालू कहा कैसे। और ऐसे कहते हैं उसने अपना फेस जो कि टर्न कर लेते हैं और तभी वैन रोहान जो कि बाहर आता है किचन से और फिर अपने दोनों बेटे को घूर के देखते हैं और फिर वो उनसे धीरे से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे से ऐसा कहने की कि वो भालू लग रहा है। तो इस बात पर उसके दोनों बेटे जो कि वैन रोहान की तरफ देख रहे थे और फिर वैन रोहान जो कि वांग जी के पास चल जाता है और फिर वो कहता है वांग जी तुम्हारे भाई पागल हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि अपने डाडा को देखते हैं और फिर वो कहता है डाडा देखो इन्होंने मुझे ऐसा कहा कैसे कि मैं भालू लग रहा हूँ, क्या मैं भालू दिखता हूँ। और ऐसे कहते हुए अपने आप को शो कर रहा था और फिर वैन रोहान जी की ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर कहता है नहीं मेरा बेटा कोई भालू नहीं है, मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। और ऐसे कहते हुए वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो गुस्सा छोड़ दे, बट वांग जी जो कहते हैं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई बात नहीं करनी, ना आपसे करनी है ना गग्गा से करनी है। और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम की तरफ जा रहा था और फिर वैन रोहान जो कि एक बार वांग जी को ऊपर जाते हुए देखते हैं और फिर अपने दोनों बेटों को देखते हैं और फिर कहता है उसे भालू कहने की क्या जरूरत थी। तो इस बात पे उसके दोनों बेटे यानी कि वेन केजिंग और वेंशु जो कहते हैं कम ऑन डैड वांग जी ऐसा लग रहा था तो हम क्या करते, वैसे भी वो बिल्कुल भालू की तरफ क्यूट लग रहा था। तो इस बात पे
वनराज जी घूर के अपने दोनों बेटों को देखते हैं और फिर वो सारे सर्वेंट्स को कहते हैं जाके किचन क्लीन करो, और फिर वो सब लोग जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि नीचे आता है और फिर वो आके काउच पे बैठ जाता है, और फिर उसके डैड जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे थे? तो वांग जी जो कि कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस केक बनाने की ट्राई कर रहा था। तो फिर उसके डैड जो कि कहता है और तुम केक क्यों बनाए थे वांग जी? तो वांग जी जो कहता है क्योंकि वेंचाओ का बर्थडे आ रहा है ना इसलिए। तो फिर वेनरॉन्जो की ओह मतलब तुम वेंचाओ के बर्थडे पे उसे ये केक खिलाना चाहते थे। तो इस वजह से वांगजी अपने सर हाँ में चेक करता है, और ये बात सुन के वेनगेजिंग और वेंशु उनकी तो हंसी छूट रही थी कि ऐसा ना हो कि वेंचाओ एक बार ये केक खाए और फिर 4 महीनों तक अपने बिस्तर से खड़ा ही ना हो पाए, इतनी तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। और फिर वांग जी के अपने भाइयों को लगता है कहता इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तो फिर वो लोग जी कहते कुछ नहीं वांग जी, और ऐसे कहते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहे थे। और फिर वांग जी जो कि अपने डैड की तरफ देखता है और कहता डैडा मुझे भूख लगी है। तो फिर वैन जी की कहता है हाँ मुझे पता है बेबी तुम्हें भूख लगी है, एक बार किचन को साफ हो जाए दो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कि एक विनिंग स्माइल के साथ अपने डैड को देखता है और कहता डैड आप बनाओगे? तो फिर वैन रोहन जी की कहता है ऑफ कोर्स अब मेरा बेटा चाहता है तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद वैन रोहन जी की इस वक्त अपने किचन में था और अपने किचन की हालत देख रहा था जो कि अब तो सुधरी हुई है। और वैन रोहन जी की खाना बना रहा था, और खाना बनाते बनाते वो सोच रहा था कि सीरियसली क्या उसके बेटे का कुछ हो सकता है? ये वैन रोहन जो कि चाइना का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसके एक बार कहने पर पुलिस आर्मी कुछ भी खड़ा हो सकता है। और ये वैन रोहन जो कि अपने छोटे बेटे के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसका छोटा बेटा एक बार कहेगा ना कि डैड आप मुझे अभी 2 सेकंड के अंदर यहाँ चाहिए, तो वो 1 सेकंड में भाग के आएगा। ऐसे हैं हमारे कुछ वैन रोहन के हालात। और वैन रोहन जो कि खाना बनाते हुए सोच रहा था कि वो यहाँ पे भाग के इसलिए नहीं आया था कि वो उसका बेटा किचन बर्बाद कर देगा, वो आया तो इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि किचन बर्बाद होगा वो तो होगा, बट उसके बाद उसके बेटे का रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका बेटा खाना बनाने की ट्राई करते हैं, वो कुछ भी ट्राई करता है और अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर वो रोने लगता है। बट क्या कर सकते हैं, आजकल वांग जी का कुछ ऐसा ही चल रहा है, उसे पता नहीं कहाँ से बट खाना बनाने का बुखार चढ़ा है। और जब से वो उसने खाना बनाना ट्राई किया तो हर दिन उनका किचन का जो कि कबाड़ा हो जाता है, और वैन रोहन को हमेशा अपने बच्चे को संभालना पड़ता है ताकि वो रोए ना। बट वांग जी जो कि हमेशा रोंदू फेस बना लेता है। और फिर वैन रोहन जो कि खाना बनाते हुए सारी बातें को सोच रहा था, और फिर वन के सिंह जो कि अपने डैड के पास आता है और फिर वो कहता डैड आप तो अंकल वी से मिलने गए थे ना? तो इस बात पे वन रोहन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कहता तो क्या हुआ? तो फिर वन के सिंह जी कहते हैं और आपने तो कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस बात पे वन रोहन जी की एक बार अपने बेटे की तरफ देखता है और फिर वो कहता है कोई भी काम मेरे बेटे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता। तो इस बात पे वन के सिंह जी की बस अपना सर नाम इशारा करता है कि उसे ये जवाब पहले से पता था, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। वांग जी को अगर कोई भी दिक्कत होती है वो 1 सेकंड में अपने डैड को कहता है, और उसके डैड दूसरे ही पल में यहाँ होते हैं। और उसकी कोई भी कितनी भी ज़रूरी मीटिंग क्यों ना हो, कोई भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वैन रोहन अपने सबसे छोटे बेटे के लिए उसे 2 सेकंड में छोड़ सकते हैं। वेल अपने बड़े बेटे के लिए वो ये करे इस बात के कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं, बट वांग जी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और फिर हम देखते हैं वांग जी जो कि अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और कुछ चेक कर रहा था, और तभी वो अपने सबसे बड़े भाई को अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। और फिर वो कहता है वेंचो को जल्दी से यहाँ पे आओ। और फिर वेंचो जो कि वांग जी के पास आ जाता है और कहता है क्या हो वांग जी? तो वांग जी के अपने भाई का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास बिठाता है, और फिर वो कहता है गगा आपको पता है आज क्या हुआ? तो फिर वेंचो जो कि एक बार वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है वांग जी एक बार सच सच बताना, कहीं तुम भालू तो नहीं बन गए थे? तो इस बात पर वांग जी के अपने भाई को घूर के देखता है और फिर वो कहता है डैडा। तो फिर वेंडोन जो कि कहता है क्या वांग जी? तो फिर वेंचो जो कहता है वांग जी डैड को शिकायत मत करो, देखो मैं मजाक कर रहा था। तो वांग जी जो कि अपने भाई को घूर के देखते हो और फिर वो कहते हैं गगा मैं आपको कुछ बताने वाला था बट आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपने मुझे भालू का ठीक है मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ऐसे कहते वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वेंचो जो कहता है क्या हुआ वांग जी क्या बताने वाले थे तुम मुझे? तो फिर वांग जी की थोड़ी देर तक भाव खाता है और फिर वो कहता है आपको पता है गगा मैं ना आपके लिए केक बना रहा था। और जैसे ही वेंचो ये बात सुनता है ना उसका फ़ोन जो कि उसके हाथ से गिर जाता है, कहीं वो केक अभी तक जिंदा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उस केक को खाने के बाद वेंचो का जन्मदिन उसका मरण दिन मर जाए। और ऐसा सोचते हुए वेंचो जिसे तो अभी सपने आते थे कि उसकी फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ है और सब लोग उसके सामने बैठे हुए हैं। और फिर वांग जी जो कि अपने गगा को देखते हैं और उसके सामने अपना हाथ वेव करते कहते क्या हो गगा? तो वेंचो जो कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है कहता वांग जी उसके क्या हुआ? तो फिर वांग जी कहता कुछ नहीं हुआ, बर्बाद हो गया मेरा केक। तो इस बात पे वेंचो जो कि अपने मन में कहता है अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। और ऐसा सोचते हुए वांग जी की तरफ देखते और फिर एक सैड सा लुक बनाते कहता है कोई बात नहीं वांग जी दोबारा ट्राई करेंगे। तो वांग जी जो कहता है हाँ गगा मैं फिर से ट्राई
ट्राई करूँगा कल। तो इस बात पे वैंचो जो कि मन में सोच रहे, हे भगवान, मेरे बर्थडे से पहले इसका केक बिल्कुल ना बने, इसका केक ना हर बार बर्बाद हो जाए। और वांग जी जो कि कहता है, गगा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, गगा एक काम करो आप जल्दी से आओ, इतने ना मैं डैड को देख के आता हूँ कि उनका खाना बना ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। और फिर वेंचर जो कि वांग जी को देखता है और फिर वो मन में सोचते हैं कि क्या इस छोटे से बच्चे का कुछ हो सकता है। और ऐसे सोचते हैं वेंचर जो कि अपने रूम में जा चुका था। और वांग जी जैसे किचन के अंदर एंटर करता है ना, तो फिर वो अपने डैडा को देखता है जो कि इस वक्त खाना बना रहे थे। और फिर वो अपने डैडा के पास आ जाता है और फिर वो कहता है, डैडा आपका खाना बन गया। तो इस बात पे वेन्यू जो कि कहता है, वांग जी बस 5 मिनट। तो वांग जी जो कहता है, ठीक है बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है डैड। तो फिर वेन्यू जो कि कहता है, मैं जानता हूँ बेबी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाई है। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं, डैडा आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि अपने डैडा को खाना बनाते हुए देख रहा था। और वेन्यू जो कि वांग जी को कहते हैं, वांग जी क्या देख रहे हो। तो वांग जी जो कहता है, डैडा मैं ये देख रहा हूँ कि आप खाना कैसे बनाते हो, वो इतना अच्छा कैसे बनता है। तो फिर वेन्यू जो कि एक बार वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है, वांग जी मैं तो मेरा बाप हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कि अपने सर को खुजलाता है और फिर कहता है, ठीक है डैड मैं समझ गया, आप मेरे डैडा हो इसलिए आप मेरे लिए अच्छा खाना बनाते हैं ना डैडा। तो इस वजह से वेन्यू जो कि अपने सर हाँ में शेक करता है। और फिर वांग जी जो कि अपने डैडा से बहुत सारी बकवक जो कि किए जा रहा था और वेन्यू जो कि उसके सारे सवालों का जवाब जो कि दे रहा था। सो गाइस अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आपको इस स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगा ना वो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइज।